गवर्नमेंट लेवल पे भी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी इस लेवल के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही हैं कि ई कॉमर्स के ऊपर आज के टाइम में इसकी ज़रूरत क्यों है। हमें मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे जाके किसी शॉप से आप ये माउस खरीद के ले आते हैं, ठीक है, ये है आपकी फिजिकल परचेजिंग। अच्छा, या वो दुकान वाला आपको फिजिकली यानी कि वो चीज़ सेल कर रहे हैं। अब यही चीज़ अगर वही शॉप वाला, ठीक है, उसे अपने किसी ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर या अपने किसी ऑनलाइन स्टोर के ऊपर लगा के इसी माउस को थ्रू ऑनलाइन अगर वो बेच रहे हैं तो इसको कहते हैं ई कॉमर्स। तो इस तरह करके वो अपनी चीज़ को सेल कर रहा है। अब इसी तरह अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे कि हमारा ये जो दही इलाका है, ज़्यादातर हमारी जो आबादी है वो डिपेंड करती है गाँव के एरियाज़ पे, देहातों पे, कस्बों पे, ठीक है। अब वहाँ पे मैंने जो चीज़ें देखी हैं कि वहाँ पे ज़्यादातर जो ख्वातीन हैं या हमारे लोग हैं कि वो अगर कोई अपना कोई होम इंडस्ट्री लेवल पे भी अगर वो काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ख्वातीन घरों के अंदर बैठ के अपना कोई रॉ मटेरियल तैयार कर रही हैं, कोई एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, कोई हैंडमेड चीज़ें बना रही हैं, कोई डेकोरेशन पीसेस को तैयार कर रही हैं। अब वो करके करते क्या है, या तो वो गली मोहल्ले की हद तक सेल होते हैं, इवन कि अगर कोई वो शर्ट्स तैयार कर रही हैं, कोई कपड़े डिज़ाइन कर रही हैं, करके उनकी मार्केट कौन सी है, वही सिर्फ गाँव मोहल्ले के लोग। या अगर कोई ऐसी खातून कि जो घर पे बैठ के वो स्टिचिंग का काम करती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं जी कि सिलाई वाली बाजी है जी, ठीक है, मोहल्ले में वो बाजी सिलाई करती है, तो उससे जाके हम स्टिचिंग जो है वो करवा लेते हैं। अब उसके पास उसके क्लाइंट कौन से हैं, सिर्फ वही गली मोहल्ले के लोग हैं। अब गांव लेवल के ऊपर एक सूट की इस टाइम क्या प्राइसेस चल रही होगी जो सूट की स्टिचिंग की है? शहर में तो इस टाइम 1000-1200 चल रही है, तो गाँव में कितनी होगी? 300, 400, 500, ठीक है। बिलीव करें मैंने 200 भी सुनी है, क्योंकि उसके पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसके पास उस गली मोहल्ले के अलावा उसके पास और कोई क्लाइंट नहीं है, ठीक है। तो उस खातून के पास उस गली मोहल्ले के अलावा और कोई लोग नहीं है, जिसकी वजह से वो जो भी चीज़ स्टिच कर रही है वो सिर्फ अपने गली मोहल्ले में सेल करने पे मजबूर है, ठीक है। अगर उसी गली मोहल्ले के अंदर एक और खातून ने स्टिचिंग करनी शुरू कर दी है, कंपटीशन बन गया उन दोनों का। एक अगर 300 रेट ले रही है तो दूसरे की कोशिश होगी कि मैं इसे कोई 150 कम रेट रखूं ताकि मेरे पास ज़्यादा क्लाइंट आए। ऐसे ही है, वो खातून इस चीज़ से बिल्कुल अनअवेयर है, बेखबर है कि अगर वही जो घर पे उसकी इतनी एक्सपर्टीज़ है, चाहे उसने एजुकेशन नहीं हासिल की लेकिन उसके पास इतनी एक्सपर्टीज़ है, वो स्किल्ड है, मतलब स्किल्ड लेबर का वो काम कर रही है। अगर उस खातून को इस चीज़ की इफादियत का पता चल जाए कि मैं अपनी इसी प्रोडक्ट को अगर मैं ऑनलाइन सेल करती हूँ, अपना कोई ई कॉमर्स का स्टोर बना के मैं उस पर लगाती हूँ, वही शर्ट वही डिज़ाइनिंग जो उसकी गली मोहल्ले में 500 या 700 की सेल हो रही है, अगर वही उसका डिज़ाइन अच्छा यूनिक सा सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू या लोकल ई कॉमर्स के थ्रू अगर वही किसी स्टोर पे लगा के वही उसका बनाया हुआ कपड़ा या उसका डिज़ाइन किया हुआ जो भी एम्ब्रॉयडरी उसने की है, अड्डे का काम है, आर का काम है, सुइयों का काम है, जो भी उसका काम है, अगर वही उसका काम लाहौर के डिफेंस में कोई खातून देख लेती है, अगर वही उसका काम कराची के कोई बहरिया टाउन में उसका काम देख लेती है, अगर वही उसका काम इस्लामाबाद के किसी ब्लू एरिया में कोई उसमें अगर कोई देख लेती है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वही चीज़ जो उसकी गली मोहल्ले में 500 की सेल हो रही है, वो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर या बाकी मुल्क के हिस्सों में वो कितने की सेल होगी? जी गैस करेंगे। तकरीबन 2500-3000 तक होगी। 2500-3000 रुपए की, ठीक है। अब इसमें उसने करना क्या है, उसकी इसमें एफर्ट कितनी लगी, इसमें उसकी कॉस्ट कितनी आएगी? सिर्फ उसने इस चीज़ को समझना है कि मुझे अपना लोकल ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड करना है, कि अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ लोकल ई कॉमर्स के पाकिस्तान लेवल पे रहते हुए इसको कहते हैं लोकल ई कॉमर्स, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर काम करते हैं तो भी डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखें, सबसे पहले जी इंट्रोडक्शन टू लोकल ई कॉमर्स। मैंने आपको जैसे कि अभी बताया कि ई कॉमर्स होता क्या है, कि कोई चीज़ अगर आप फिजिकल सेल कर रहे हैं, ठीक है, और अगर उसी चीज़ को अगर आप थ्रू ऑनलाइन सेल करते हैं तो वो आपकी ई कॉमर्स कहलाती है। अच्छा जी, उसके बाद एवेल्यूएशन ऑफ ई कॉमर्स है। इसकी जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, इसकी हिस्ट्री में दो मतलब स्टेटमेंट मेरे सामने आएंगे, जिनमें एक स्टेटमेंट तो 1956 की मेरे सामने आई है और दूसरी स्टेटमेंट जो आई है वो 1996 से आई है कि ई कॉमर्स के ऊपर वर्किंग हो रही है। लेकिन अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो फिगर है इसके वो देखा जाए तो इस टाइम पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो सिर्फ अभी भी 25% ई कॉमर्स के ऊपर काम हो रहा है। लेकिन अगर फिजिकल बिजनेस की निस्बत अगर आप कंपेयर करें तो लोकल ये जो ई कॉमर्स बिजनेस के जो रिजल्ट्स हैं वो 1000 गुना बेहतर है एज कम्पेयर टू फिजिकल बिजनेस। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दो चीज़ें बताता हूँ कि फिजिकल में और ई कॉमर्स में फ़र्क क्या है। अब आप एक फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल
मैं आपको इसी अकेडमी की मिसाल देता हूँ। अब यहाँ पे हम फिजिकल क्लासेस करवा रहे हैं, इसके लिए अब हमें चाहिए क्या? नंबर 1 हमें बिल्डिंग चाहिए, उसकी रेंट कॉस्ट हमें पड़ेगी। नंबर 2 यहाँ पे फिजिकल स्टाफ चाहिए। नंबर 3 हमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, मतलब पंखे चलेंगे, कंप्यूटर चलेंगे, एसी है तो वो चलेगा, वो हमें उसकी इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है वो पड़ेगी, ठीक है। ये फिजिकल बिजनेस। अब अगर यही चीज़ें अगर हम ऑनलाइन करवाते हैं फॉर एग्जांपल, बल्कि इंशाल्लाह हम करवाने भी जा रहे हैं, हमारे LMS रेडी हो रहा है, वो इसी दिसंबर में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 2, हमें अगर यही काम अगर हम ऑनलाइन आपको कोर्सेज करवा रहे हैं या कोई पर्सन अपना बिजनेस जो है वो ऑनलाइन सेल कर रहा है, ठीक है, तो अगर वो फिजिकल है तो उसको ज़ाहिर है अपने वेयर हाउस स्टोर बनाने पड़ेंगे, उसके अंदर सामान रखना पड़ेगा, ठीक है, उनका रेंट पे करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरह अगर वही चीज़ें वो ऑनलाइन करते हैं तो ये तमाम उसकी कॉस्ट जो है समझे उसकी रिड्यूस हो जाएगी, उसकी बचत हो जाएगी इन चीज़ों में। अच्छा, उसके बाद टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। टाइप्स में है जी B2C। B2C क्या होते हैं? बिजनेस टू कंज्यूमर। इसको OLX पे लगा देता हूँ, ठीक है। मैं कोई बिजनेस या मैं कोई ब्रांड या मैं कोई ग्रुप नहीं हूँ, मैं एक सिंगल, मैं भी कंज्यूमर ही हूँ, ठीक है। एक तो मैं इसको सेल करने के लिए मैं ऐसे लगा देता हूँ OLX पे। अब OLX पे आप में से स्टूडेंट्स को किसी को जरूरत है कि जी मुझे अपने कंप्यूटर कोर्स के लिए या उसके लिए मुझे एक माउस की जरूरत है, ठीक है। अब आप ही बिजनेस ग्रुप नहीं है तो आप OLX पे जाके आप माउस लिखते हैं, आपका मुझसे रब्ता होता है, मैं आपको माउस की पेमेंट वगैरह बता के मैं आपको माउस भिजवा देता हूँ, आप मुझे पेमेंट कर देंगे, ठीक है। ये होता है C2C मॉडल, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। उसके बाद चौथे नंबर पे है जी C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस, ठीक है सर। थ्रू ई कॉमर्स स्टोर। एक कंपनी फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी की प्रोडक्ट देखते हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है, आप उसे ऑर्डर कर देते हैं यहाँ से, तो आप कंज्यूमर हैं और आप प्रोडक्ट किससे ले रहे हैं? किसी कंपनी से, किसी बिजनेस ग्रुप से। तो ये मॉडल आ जाता है बिजनेस टू कंज्यूमर। उसके बाद जो सेकंड मॉडल है हमारा वो है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। कैसे? फॉर एग्जांपल, 2 कंपनियां हैं, 2 इदारे हैं, ठीक है। अब एक कंपनी रॉ मटेरियल बनाती है और एक कंपनी ऐसी है जो उसी रॉ मटेरियल को परचेज करके उसी के ऊपर प्रोडक्ट्स को तैयार करके उनको आगे सेल करती है। अब ये दोनों B2B मॉडल आ जाएंगे, बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि एक बिजनेस जो कंपनी है वो रॉ मटेरियल तैयार करती है, जो दूसरी बिजनेस उसकी असेंबलिंग करती है। तो जो असेंबलिंग करने वाले हैं वो क्या करते हैं? रॉ मटेरियल बनाने वाले बिजनेस ग्रुप से सामान उठाते हैं, उनसे परचेज करते हैं और उसकी अपनी वो चीजें तैयार करके उनको आगे सेल आउट करते हैं। जैसे कि Alibaba.com नाम सुना होगा आपने। Alibaba जो है ये बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पे काम करती है, यानी कि इनसे अगर आप कोई चीज परचेज करने जाते हैं तो ये आपको एक सिंगल पीस, या अगर आप कहेंगे कि कोई भी चीज है, फॉर एग्जांपल इवन के एक लैपटॉप है, आप कहते हैं मुझे एक अंदर लैपटॉप चाहिए, वो नहीं देंगे आपको, ठीक है। वो बिजनेस टू कंज्यूमर करते ही नहीं है, वो B2B पे काम करते हैं। हाँ, अगर वही आप उनसे पूरा कंटेनर उठाना चाहते हैं, ठीक है, किसी बड़े लेवल पे अगर आप पूरी अलॉट उठाना चाहते हैं तो वो आपके साथ बिजनेस करेंगे वो, तो इसको बोलते हैं B2B मॉडल। उसके बाद करो, मैं खेती बाड़ी करता हूँ फॉर एग्जांपल, अब मेरी फसल आई है जी, गन्नम की फसल मेरी आई है, ठीक है, मेरी कोई कंपनी नहीं है, मेरा कोई अदरवाइज कोई ग्रुप नहीं है ऐसा, या मेरा कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जिसके ऊपर जाके मैंने उस चीज़ को सेल करना है। अब मैं एक छोटा सा किसान हूँ या एक बड़े लेवल का किसान हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास फसल आती है, ठीक है। अब मेरे पास डिफरेंट ब्रांड्स के लोग आ जाते हैं, ठीक है, एंग्रो वाले आ जाते हैं, और जो भी फर्टिलाइजर वाले आ जाते हैं, कोई बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं वो मेरे पास आ जाते हैं। वो कहते हैं जी कि नासिर साहब आपकी काश्त हुई है, तो हम चाहते हैं कि आपके पास 100 बोरियां हैं, 200 बोरियां हैं, जितनी भी हैं तो वो आप हमें सेल कर दें। या जैसे मंडियों में आड़ती कह रहे हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं। अब ये क्या करते हैं, जो भी किसान या जो भी उनके पास जाते हैं उनको कहते हैं जी कि आपकी जो भी फसल है ना वो आपने हमारी आड़त में भेजनी है, हमारी मंडी में आपने देनी है, हमारे अलावा आपने और किसी को नहीं देनी। तो वो क्या करते हैं कि कंज्यूमर से उठा के जो बिजनेस ग्रुप्स हैं, जो आड़त वाले, मैं आपको आसान करके समझाना चाह रहा हूँ, अब वो क्या करते हैं, उस कंज्यूमर से उठाते हैं, अपनी आड़त पे लाके उसको सेल करते हैं। ये मॉडल कौन सा हो गया? कंज्यूमर टू बिजनेस, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? मॉडल समझ आ गए आपको ई कॉमर्स के? अच्छा, उसके बाद है जी की कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। अब इसमें कौन कौन से आपके मेथड हैं जी जो यूज होते हैं? सबसे पहले जी ऑनलाइन शॉपिंग। कौन कौन करता है ऑनलाइन शॉपिंग आप में से? 1 2 3 4, बस 5 लोग करते हैं शॉपिंग। ठीक हो गया, चलें जी।
थ्रू बैंकिंग चैनल के थ्रू भी कर सकते हैं, जिनमें आपके डेबिट कार्ड आ जाते हैं, जिनमें आपके क्रेडिट कार्ड आ जाते हैं, जिनमें आपके वीजा कार्ड आ जाते हैं, मास्टर कार्ड आ जाते हैं। ये होते हैं जी आपके इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स मेथड। उसके बाद लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग। अब लोकल लेवल पर रहते हुए आपने इन चीज़ों की शिपिंग कैसे करनी है, इसके लिए बहुत सारी हमारे पास कंपनीज हैं लोकल लेवल पे, जैसे कि ये देखो नजर आ रही है, ये मुख्तलिफ कोरियर कंपनीज हैं जो नेशनल प्लस इंटरनेशनल लेवल पे हमें सर्विसेज देती हैं, जैसे कि TCS बड़ी फेमस कंपनी है, ठीक है। उसके अलावा लिपर्स है, ठीक है, सेल कोरियर है, डेवो फास्ट है, डेवो भी इसकी सर्विसेज दे रही है। आज हम लिखा आज अंदर आज बेटे आपकी लोकल प्लस इंटरनेशनल लेवल की आपकी सर्विस देती है। और उसके अलावा जो DHL है, ये आपकी इंटरनेशनल लेवल की कोरियर सर्विस है जो यहाँ से आपके सामान को शिप करती है आउट ऑफ कंट्री। उसके अलावा आपकी जो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है, ये भी इसी तरह की फैसिलिटीज देती है। लेकिन अगर कॉस्ट वाइज देखा जाए तो ये क्योंकि प्राइवेट कंपनीज हैं, इनकी कॉस्ट शिपमेंट की थोड़ी सी ज्यादा है एज कम्पेयर टू पोस्ट ऑफिस। अगर फर्ज करें हमने यहाँ से डॉक्यूमेंट भिजवाना है इस्लामाबाद, कोई 2 पेजर या 3 पेजर या सिंगल 1 पेज का हमने डॉक्यूमेंट भिजवाना है, तो इनकी कॉस्ट है तकरीबन 300 या 350 या 400, ठीक है। TCS से अगर यही चीज अगर मैं भेज दूं पोस्ट ऑफिस के थ्रू तो इस पे खर्चा कितना आएगा, 80 रुपए आगे। और जो दूसरी गवर्नमेंट की है वो पहले 2 दिन 4 दिन लगा देते थे, लेकिन अब उन्होंने भी एक चीज को इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि अगर आपकी कोई चीज अर्जेंट है, उसका कोई एक क्राइटेरिया होता है, उसकी शायद कोई 20-30 फीस भी ज्यादा होती है, तो वो लेके वो भी आपकी चीज को अर्जेंट पहुंचा देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म कौन से हैं, अब इनमें कुछ लोकल लेवल के प्लेटफॉर्म है, कुछ इंटरनेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म है, जैसे कि शॉपिफाई, मजेंटो, ये सारे हमारे ई-कॉमर्स के स्टोर्स भी हैं। जब से ई-कॉमर्स का कंसेप्ट शुरू हुआ है, अब ये कह लें कि अब वो गली मोहल्ले वाली बात खत्म हो चुकी है बिल्कुल, कि जी आप अगर गली मोहल्ले में बैठ के चीज सेल करें तो गली मोहल्ले के क्लाइंट है आपके पास। अब दुनिया जो है वो इंटरनेट की वजह से ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब आप पूरी दुनिया समझे कि आपकी क्लाइंट है, आपकी कस्टमर है, आप पूरी दुनिया में चाहें तो आप अपनी प्रोडक्ट चीज को सेल कर सकते हैं। इसके आगे फिर मजीद और मॉडल्स हैं। सेटिंग अप अ लोकल ई-कॉमर्स स्टोर, इसके थोड़े से की स्टेप्स होते हैं कि आपने जब ई-कॉमर्स स्टोर बनाना है तो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। नंबर 1, आपने मार्केट को रिसर्च करना है कि आपने किस मार्केट के अंदर काम करना चाहते हैं। उसके बाद चूज द निश। निश क्या होती है, निश ये होती है कि आपने किस चीज़ के ऊपर काम करना है। फॉर एग्जाम्पल हम अपना एक स्टोर बनाते हैं, उसके अंदर अब हमने निश को डिसाइड करना है कि हमने काम किस किस चीज़ पे करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी कि हमने ग्राफिक डिजाइनिंग पे काम करना है। अब ग्राफिक डिजाइनिंग तो इतनी बड़ी फील्ड है, अब ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर किस चीज़ पे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ जी कि आई एम अ लोगो डिजाइनर एक्सपर्ट। अब ये जो लोगो डिजाइनिंग है ये क्या चीज़ है, मेरी निश है, ठीक है। मैं कह देता हूँ जी आई एम अ फ्लायर एक्सपर्ट। अब ये जो फ्लायर के ऊपर काम करना है ये क्या चीज़ है, निश है। इसी तरह आपने अपनी निश को डिसाइड करना है कि आपकी एक्सपर्टीज किस चीज़ के अंदर है, किस फील्ड के अंदर है, और आपने किस चीज़ पे काम करना है। अपनी निश को आप पहले क्लियर करेंगे। उसके बाद इसके लिए कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप इसे थोड़ा अच्छे लेवल पे, बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो आप इसके लिए आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। इसकी कुछ लीगल रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद इसके लिए डोमेन एंड होस्टिंग। अगर आप अपनी कोई वेबसाइट अगर बना के उसके थ्रू अगर आप काम करते हैं तो वो समझे कि जो भी क्लाइंट या जो भी कस्टमर आएगा वो आपका एग्जैक्ट, एक तो उसका डाटा रिकॉर्ड आपके पास सेव होता जाएगा, और दूसरे नंबर पे वो आपका क्लाइंट बनेगा। आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, ये पूरी इसके ऊपर समझे कि पूरा एक कोर्स है प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर, ठीक है, कि आपने अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है, प्रोडक्ट को हंट कैसे करना है, प्रोडक्ट को सोर्स कैसे करना है, और प्रोडक्ट को आगे शिप कैसे करना है। फीडबैक एंड इंप्रूवमेंट्स हैं। जब भी कोई क्लाइंट आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदने आता है, जब फर्स्ट टाइम, सबसे पहले वो आपके फीडबैक देखता है कि उस प्रोडक्ट के बारे में बाकी जो क्लाइंट्स हैं जो ऑलरेडी से यूज कर रहे हैं तो उनका क्या फीडबैक है। अक्सर हम देखते हैं सोशल मीडिया पे या किसी वेबसाइट पे जाके अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम उसके फीडबैक्स में चले जाते हैं कि जी नीचे लोगों के इतने 200-400 फीडबैक्स आए हुए हैं, जरा देखें तो सही कि इस प्रोडक्ट के बारे में उनकी क्या राय है। अगर तो 100 में से कह रहे हैं कि 80 या 90 लोगों का फीडबैक पॉजिटिव है, 10 का नेगेटिव भी है ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर 80-90 लोगों का भी आपके बारे में पॉजिटिव फीडबैक है तो डेफिनेटली हमारा माइंड ऑटोमेटिकली इस चीज़ पे कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। क्लियर?